मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अभिषेक त्रिवेदी में। मित्रों, आज हम बात करते हैं हिंदी वर्णमाला के अंतिम भाग वर्णमाला विशेष पर। इससे पहले हम लोग वर्णमाला भाग 1, 2, 3 पढ़ चुके हैं। आज अंतिम भाग पढ़ने के बाद मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आप किसी भी किताब से हिंदी वर्णमाला के प्रश्नों को 100% हल कर सकेंगे। मित्रों, वर्णमाला के बाद हम संधि पर चर्चा करेंगे। अगर आप वर्णमाला को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो संधि को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जैसे स्वर संधि के लिए वर्णमाला का भाग 2 जो स्वर पे विशेष है, और व्यंजन के लिए वर्णमाला का भाग 3 और 4। इनको अच्छे से पढ़ लें तो आपको स्वर संधि अच्छे से समझ में आएगी। तो ठीक है मित्रों, आइए देखते हैं वर्णमाला का अंतिम भाग। जैसा कि आपकी स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है वर्णमाला विशेष। तो वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं और वो कैसे आते हैं 52 वर्ण वो देखना है कि इसमें 11 स्वर होते हैं, बताया है आपको। 25 स्पर्श व्यंजन आपको बता दिए। 4 अंतस्थ व्यंजन यावा राला बता दिए। ऊस व्यंजन तीनों सा और हा ये बता दिया। संयुक्त पे आज अभी चर्चा करेंगे। अयोग वा 2 होते हैं ये भी आपको बता दिया। और द्विगुण या उच्छिप्त पे आज अभी चर्चा करेंगे। ठीक है मित्रों, तो ये वर्णमाला पे जो विशेष वीडियो बन रहा है तो 52 वर्ण कौन कौन से होते हैं इनको सबको कवर करेंगे। तो अब देखते हैं सबसे पहले पार्श्विक ध्वनि। पार्श्विक मतलब पार्श्व मतलब होता है बगल यानी साइड से। तो इसकी यदि बात करें तो इसमें यह है कि ऐसी ध्वनि जिनको जीवा दोनों ओर से उठ जाए, जिसमें जो जीभ अपनी है वो दोनों ओर से उठ जाए और वायु बगल से निकल जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पार्श्विक ध्वनि कहते हैं। ये परिभाषा आपसे नहीं पूछेंगे, परिभाषा इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। पार्श्विक ध्वनि कौन सी होती है तो ला होती, बस ये इम्पॉर्टेंट है। ये क्या, ये ला होती है। ला को वत्सर ध्वनि भी कहते हैं, आगे बताएंगे। तो उसमें ऐसे दे देते हैं आपको उसमें, लेकिन कौन सी ऐसी ध्वनि जो पार्श्विक भी है वत्सर भी है, तो ऐसे भी करके आ जाते हैं क्वेश्चन। तो आपको यहाँ याद रखना है क्या, पार्श्विक ध्वनि कौन सी है तो ला है। ठीक, अब लुंठित और प्रकंपित की बात करते हैं। प्रकंपित मतलब होता है जिसमें झंझनाहट हो या कंपन हो। तो ऐसी सिर्फ एक ही है जिसको हम बोलते हैं रा। जैसे देखिए, आप खुद बोल के देखिए कि रा एक तो जीभ मुड़ेगी और हल्का सा कंपन जरूर होगा, तो उसे लुंठित और प्रकंपित ध्वनि कहते हैं। मुड़ती है इस वजह से लुंठित और प्रकंपित, क्योंकि इसमें झंझनाहट होती है। तो उसमें क्या बोलते हैं, उसे रा बोलते हैं, कंपन के साथ बोला जाता है। तो रा क्या है, लुंठित या प्रकंपित ध्वनि है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं द्विगुण या उच्छिप्त व्यंजन। देखो, द्विगुण या उच्छिप्त आपको पता ही है। इसको और किस नाम से जानते हैं तो इसको ताड़न जात नाम से भी जानते हैं, इसको गौड़ ध्वनि भी कहते हैं। वैसे ये द्विगुण, उच्छिप्त और ताड़न जात ये आपको बहुत ज़्यादा याद रखनी है, क्योंकि ये पूछ देते हैं पेपर में, द्विगुण और उच्छिप्त कौन सा है या ताड़न जात कौन सा है। तो इसमें ऐसी ध्वनि जिनके उच्चारण में जीभ झटके से नीचे आए, जिसमें उछल के जीभ झटके से नीचे आए, उसे हम क्या बोलते हैं, द्विगुण या उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। और ये क्या, डा और ढा है। अब देखिए इसमें है क्या, इसमें विशेष बात है कि जिसमें बिंदी लगी होती है ना, ये कभी भी शुरुआत में नहीं आते हैं। ये इनसे कभी शुरुआत नहीं होती है। जैसे डलिया लिखना है हमें, ठीक है, ये लिख दिया, तो डलिया क्या, कभी ऐसे नहीं, शुरुआत नहीं होगी इसकी, शुरुआत ऐसे, यानी कि द्विगुण या उच्छिप्त व्यंजन से किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है, पहली बात। दूसरी बात यदि कहा जाए ये हैं क्या, इनके आगे देखो लिखा हुआ है मूर्धन्य, तो ये मूर्धन्य ध्वनि है। ठीक है, अब इसी से मिलता जुलता या फिर ये कह लिया जाए कि इसी का बेस जो है वो क्या है, इस शब्द का बेस है बिना बिंदी का। ठीक है, अब ये बिंदी और बिना बिंदी वाला कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए, चाहे ये हो और चाहे ये हो, ये दोनों ही क्या है, मूर्धन्य ध्वनि हैं। ये दोनों क्या हैं, मूर्धन्य ध्वनि है, यानी मूर्धा से बोली जाती हैं। ठीक,
अब इनमें जो अंतर है वो अंतर समझ लीजिए, कभी कभी पूछ देते हैं। तो इसको यदि ये समझें, जिसमें बिंदी लगी होती है उसका क्या होता है कॉन्सेप्ट, कि उसमें रा जो है वो प्रयुक्त होती है। रा क्या होती है? प्रयुक्त होती है। जैसे देखिए, इसको पहले परिभाषा देख लेते हैं कि इसका निर्माण क्या हुआ है, डा और ढा से बिंदु लगाकर किया गया है, जो संयुक्त व्यंजन ही है, इसमें रा ध्वनि लगी होती है। अब इसको सिद्ध करना है तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे, उसको ऐसे सिद्ध कर लेते हैं। देखिए, जैसे हमने कहा रोड लिखा हुआ है ना, तो रोड को आप क्या कर रहे हैं, ROAD लिख रहे हैं। अब हमने कहा साड़ी लिखिए, तो इस ड़ी में क्या है, बिंदी लगी हुई है, तो हम साड़ी को कैसे लिखते हैं, साड़ी को हमेशा सारी लिखते हैं ना, सारी। रा, आर बना हुआ है ना, आर किसका प्रतीक होता है इंग्लिश में, रा का होता है ना। ऐसे पढ़ और प्रताप यदि गढ़ कहें तो ड़ा और ड़ा में क्या है, इसमें भी देखिए डी है और इसमें क्या है, आर है। तो इससे अगर सिद्ध करने वाली बात है या समझने वाली बात है, तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि जहाँ पे ड़ा लगा हुआ है, जिसमें बिंदी लगी हुई है, उसमें क्या रा ध्वनि लगी हुई होती है। ठीक है, इसमें क्या होती है, रा ध्वनि लगी हुई होती है। अब अपवाद हर जगह हैं, जैसे कि आपको पता है TO को टू कहते हैं, तो GO को गो क्यों कहते हैं। तो ये अपनी अपनी भाषाओं की अपनी अपनी क्या सीमाएं हैं, उनके अंतर्गत उनको बोलते हैं। लेकिन यदि कहा जाए कि इसे कैसे समझेंगे कि इसमें रा लगाया रहता है, तो सबसे अच्छा तरीका है, आप याद रखिएगा। अब कभी कभी एग्ज़ाम में दे सकते हैं, जैसे दे दिया प्रा, ड़ा और का के ऊपर रा, और इनमें से कोई नहीं। अब कह दिया इसमें किसमें रा प्रयुक्त नहीं है, तो आपने देखा और खट से लगा दिया, तो नहीं लगाना है। इसमें भी रा है, इसमें भी रा है और इसमें भी रा है। इसका आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब देखो, अब बात कर रहे थे ऊपर ला की ना, वत्सर ध्वनि। तो वत्सर ध्वनि ऐसी ध्वनि जिसमें मसूड़े के साथ दांत से टकराती है, जीभा यानी जीभ जो है मसूड़े के साथ दांत से टकराती है, उनको वत्सर या दंत मूलध्वनियाँ कहते हैं। ये चार हैं, रा, ला, सा, ना। ठीक है, ये दे देते हैं, इनको पूछते हैं कौन सी वत्सर ध्वनि है कौन सी नहीं है। उसमें वैसे पूछते ये हैं कि ऐसी कौन सी ध्वनि है जो प्रकंपित है और वत्सर है। ठीक है, तो रा लगा देंगे। लुंठित है और वत्सर है, तो उसमें कभी कभी दोनों चीज़ें एक साथ कवर कर लेते हैं, है ना। तो इसको याद कर लेना है कि ये कैसे होगा। अब बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। तो देखिए, संयुक्त व्यंजन क्या है, वो व्यंजन जो दो व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं उनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये देखिए, ये जो छा है ये किससे बना हुआ है, आधा का से, और ये कौन सी सा है, मूर्धन्य सा है। ये कौन सी है, ये मूर्धन्य सा है। तो ये मूर्धन्य सा और आधे का से मिलके बना हुआ होता है। अब देखिए, इसको पूछ कैसे देते हैं, इसको एग्ज़ाम में पूछ ऐसे भी देते हैं कि ऐसा कौन सा वर्ण है जो का के बाद आता है, आधे का के बाद कौन सा वर्ण आता है, तो आधे का के बाद कौन सा वर्ण आएगा, छा। ये बहुत बार पूछा गया और बहुत बार पूछ देते हैं, तो इसको ऐसे ही पूछ देते हैं। तो ये याद रखना है कि एक तो ये इससे मिलके बना हुआ होता है आधे का और शा से, दूसरा इसको ऐसे पूछ देते हैं कि का के बाद कौन सा वर्ण आता है, आधे का के बाद कौन सा आएगा, तो उसमें क्या होता है, छा होता है। ठीक, इसको याद रखना है। अब देखो, इसमें जो है ये तो बात हो गई। अब त्रा को भी देख लेते हैं। त्रा क्या है, आधे ता और रा से। ठीक है, इसी प्रकार इनको हमें याद रखना है किससे किससे मिलके बने होते हैं और ये कैसे बनते हैं। तो इनको हमें याद रखना है, इनको हमें देखना है कि ये कैसे बनते हैं। अब बात करते हैं हम इन पे कि जो ध्वनि होती हैं, ये संयुक्त हमने व्यंजन पढ़ा दिए ना, तो संयुक्त व्यंजन में जो ध्वनि होती हैं वो तीन प्रकार की होती हैं, संयुक्त ध्वनि, संपृक्त ध्वनि और युग्मक या द्वित्व ध्वनि। ठीक है, इनको व्यंजन भी बोल लेते हैं। अब इनको देखो, इनमें क्या अंतर होता है ये देख लेते हैं। देखो, संयुक्त ध्वनि जब दो या दो से अधिक व्यंजन परस्पर संयुक्त होकर एक स्वर के सहारे एक साथ बोले जाएं। बात समझ रहे हैं, जैसे ये छा है, ये आधा का और मूर्धन्य सा से बना है। ठीक है,
संयुक्त बना है ना, लेकिन बोला क्या जा रहा है, अच्छा एक ही वर्ण तो बोला जा रहा है। अब देखिए यदि हम कह दें पा, तो इसमें क्या होगा, आधा पा होगा, आधा पा और रा है ना, ये भी क्या, ये संयुक्त ही तो है, संयुक्त व्यंजन ही तो है। और एक ही प्रा बोला जाता है, एक साथ बोले जाएं, मतलब हों दो लेकिन बोले एक साथ जाएं, वो क्या होते हैं, संयुक्त होते हैं। संयुक्त मतलब एक साथ, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं संप्रक्त की। तो संप्रक्त क्या है, संप्रक्त में दो भिन्न भिन्न व्यंजन होते हैं जो संयुक्त होते हैं, आपको सामने दिखाई पड़ रहा है। इसमें एक साथ नहीं लिखते हैं, जैसे प्रा लिख दिए एक साथ, पा और रा, लेकिन जो संप्रक्त होता है उसमें क्या है, कम बल। देखिए ये क्या है, ये दोनों एक साथ नहीं लिखे गए, ये दोनों एक साथ नहीं लिखे गए, यानी कि इसमें जो अलग अलग वर्ण होते हैं वो अलग अलग लिखे जाते हैं, और इसमें दो जो वर्ण अलग अलग होते हैं उनको एक साथ लिख दिया जाता है। उसमें क्या होता है, इसमें दो वर्ण एक साथ लिख दिए गए, इसमें अलग अलग लिख दिए जाते हैं, तो ये क्या होता है, ये संयुक्त है और ये संप्रक्त है। अब देखिए द्वितीय व्यंजन, जो द्वितीय व्यंजन होता है या द्वितीय ध्वनि होती है वो क्या होता है, इसको युग्मक भी बोलते हैं। अब होता ये क्या है, जब एक ही वर्ण दो बार आ जाए, आधा फिर आधा आ गया, जैसे उज्ज्वल में दिखाई पड़ रहा है आपको, तो क्या होगा, द्वितीय ध्वनि हो जाएगी। बिल्ली, दिल्ली, लट्टू, कुत्ता, इनमें सब में देखिए क्या है, वही वर्ण क्या है, दोबारा रिपीट कर गया है। एक ही वर्ण पहले आधा आता है फिर पूरा आ जाता है, तो क्या युग्मक ध्वनि या क्या बोलते हैं उसको द्वितीय ध्वनि बोलते हैं या द्वितीय व्यंजन बोलते हैं। अब वर्णमाला में जो भाग छूट गया था उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। क्या क्या छूट गया था, जो बताना मैं आपको भूल गया था कि अयोग व आपको पढ़ाया था ना सबसे पहले वाले भाग में, अयोग व अनुस्वार और विसर्ग को बोलते हैं। अब इनको दोनों को संयुक्त रूप से अयोग व कहा किसने था, ये पूछ देते हैं, तो ये आचार्य किशोरी दास वाजपेयी जी ने कहा था। आचार्य किशोरी दास वाजपेयी जी ने कहा था। आप कमेंट्स में बताइएगा कि आचार्य किशोरी दास वाजपेयी जी के बारे में हमने आपको एक बात और बताई थी, वर्णमाला में क्या थी, ठीक है। अब देखिए, अब प्रश्न के आधार पे कभी कभी पूछ देते हैं व्यंजन के प्रकार, तो प्रश्न के आधार पे 8 प्रकार होते हैं। प्रश्न के आधार पे 8 प्रकार होते हैं, ये आपके आगे लिखे हुए हैं। स्पर्श व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी, नासिक आपको पता है। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, आपको पता है। संघर्षी व्यंजन सा सा सा, स्पर्श संघर्षी चा छा जा जा, नासिक पंचम लाइन, पार्श्विक ध्वनि अभी अभी लेटेस्ट पढ़े हैं, ला। उच्छिप्त व्यंजन, उच्छिप्त डा और ढा, इसी को हम क्या बोलते हैं, ताड़न जाति बोलते हैं। प्रकंपित ये क्या है, रा, ठीक है, प्रकंपित ध्वनि रा। अब संघर्षहीन सप्रवाह, यदि आपको याद हो तो सबसे पहले हमने पढ़ा था संघर्षहीन सप्रवाह कौन सा है, अर्धस्वर। अर्धस्वर क्या होते हैं, संघर्षहीन सप्रवाह ध्वनि हैं, ठीक है। संघर्षहीन सप्रवाह या और वा, याद आया, ईया, दो स्वर से मिलके बोला जा रहा था, तो ये क्या है, ये अर्धस्वर होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, संघर्षहीन सप्रवाह ध्वनि कहते हैं, ठीक है। अब देखिए हिंदी में भी जो है, हिंदी में नहीं, स्वर में जैसे ये आगत था ना, स्वर जो कि अंग्रेजी डॉक्टर, कॉफ़ी, टॉफ़ी इसमें लग रहा था, ये क्या था, ये आगत स्वर था। ऐसे ही व्यंजन में आगत व्यंजन भी हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम नवीन विकसित ध्वनियाँ भी बोलते हैं, जिनके ये नीचे नुक्ता लगा रहता है, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, अभी इन पर हल्की सी चर्चा करेंगे, नीचे भी करेंगे चर्चा। तो यहाँ पे ये समझ लें, जिनके आगे नुक्ता लगा हो और पूछ दिया जाए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं, तो आपको देखते ही इनको क्या टिक कर देना है। जैसे ये खा लिखा हुआ है, खा के नीचे तुरंत क्या नुक्ता लगा हुआ है, ठीक है। जा है, तो जा के नीचे नुक्ता लगा हुआ, इसका क्या प्रयोग होता है, इसका क्या अर्थ होता है, अभी बताते हैं आपको इसी जस्ट इसके बाद। और ये अमानक वर्ण, अमानक वर्ण देखिए झा लिखा हुआ है ना, तो यदि आप कानपुर से और आगरा दिल्ली की ओर जा रहे हैं तो बीच में एक स्टेशन पड़ता है जिसको बोलते हैं झींझक स्टेशन। तो वहाँ पे देखिए आज भी झींझक में झा ऐसे बना हुआ है। जो पहले थे
लेकिन अब नहीं है। पहले झा को कैसे लिखते थे, यहाँ पे क्योंकि ये कीबोर्ड में अब इस समय आ नहीं रहा है तो यहाँ पे लिखा नहीं गया है। जब आप नोट्स बनाएं तो इसको ऐसे लिख लें कि ये भा के बाद क्या है, बना हुआ है। ठीक है, अब देखिए, अब ऐसे ही ये आ बना हुआ है ना, पहले इसको यदि देखें बहुत पुराने में किताबों में तो वो आ ऐसे बना होता था। तो ये क्या, ये अमानक वर्ण हैं जो अब प्रचलित नहीं हैं या अब प्रयोग में नहीं आते हैं, तो इनको क्या अमानक वर्ण कहते हैं। तो आपको याद रखना है, या इस टाइप से आ जाए या फिर इस टाइप से आ जाए, जैसे झिंझक स्टेशन पर लिखा हुआ है झिंझक, तो ये क्या, ये अमानक वर्ण के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए एक चीज़ और छूट रही थी कि ध्वनि मौखिक, आपको बताया था, वर्ण लिखित, शब्द वर्णों से मिलकर बना होता। अब ये पद क्या है, पद के विषय में थोड़ी बात कर लें। पद अभी अब हम आपको बताएंगे जब वाक्य वाला पढ़ाएंगे, या इसके बाद एक पद पे स्पेशल जो पदबंध नहीं आता है टॉपिक, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे जब आ गई ये बात तो यहाँ पद के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं कि पद होता क्या है। पद को हम लिख लीजिए कि पद को हम वाक्य की सबसे छोटी इकाई कहते हैं, वाक्य की सबसे छोटी इकाई कहते हैं, या फिर ये कह लिया जाए वाक्य के अंतर्गत आने वाले शब्दों को, वाक्य के अंतर्गत आने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं पद बोलते हैं। जैसे हमने कहा हिमालय से अनेक नदियाँ निकलती हैं, अनेक नदियाँ निकलती हैं, तो हिमालय से क्या हो गया, एक पद हो गया जो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, पुल्लिंग है। ठीक है, तो ये सब हम आपको बाद में बताएंगे। अभी यहाँ सिर्फ समझना ये है कि पद क्या है। यदि आपसे कह दिया जाए तो वाक्य के अंतर्गत आने वाली सबसे छोटी इकाई है। अब इसी से पद से रिलेटेड एक और शब्द होता है, यहाँ पे बार बार सुनेंगे तो याद हो जाएगा, इस वजह से बता रहे हैं कि पद से रिलेटेड एक और वर्ड होता है जिसको बोलते हैं पदग्राम। पदग्राम क्या है, तो पद की सबसे छोटी इकाई, यानी पद में भी जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है, पदग्राम होती है। जैसे हमने कहा हिमालय, तो हिमालय में या ला, ये क्या है, ये सब पदग्राम हैं। तो ये सब बात करेंगे मांगे कि पदग्राम क्या है। और यानी कि यदि कहा जाए पद की सबसे छोटी इकाई तो पदग्राम, वाक्य की सबसे छोटी इकाई पद। ठीक है, और वाक्य के अंतर्गत आने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। बस आप इतना लिख लीजिए, जब हम पद वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें आपको सारी बातें क्लियर करेंगे। ठीक, अब देखिए, अब आते हैं बात आगत व्यंजन की, जो हमने ऊपर बात की थी। जैसे जो नुक्ता लग जाता है उनको क्या बोलते हैं, हम नवीन विकसित ध्वनियाँ भी बोल देते हैं और क्या, आगत व्यंजन भी बोल देते हैं। अब देखो है क्या, अब देखिए पहले इसमें आता था का, खा, गा, जा, फा, इस तरह से आता था ये क्या, आगत व्यंजन। अब हुआ क्या, एनसीईआरटी ने का को हटा दिया और गा को हटा दिया। अब एनसीईआरटी में इन वर्णों को हटा दिया गया है। तो हम हमेशा बेस बना के किसे चलेंगे, एनसीईआरटी को, जिसमें भविष्य में कभी दिक्कत ना हो। क्योंकि यदि इन केस किसी पेपर में कोई भी केस या कुछ होता है तो वो जो अदालत है वो एनसीईआरटी को ही प्रायोरिटी देती है। ठीक है, तो का और गा को यहाँ नहीं पढ़ेंगे, हम किसको पढ़ेंगे, खा, जा, फा को। अब देखिए इसमें होता क्या है, यदि ये कह दिया जाए तो ये अरबी और फ़ारसी ध्वनियाँ हैं, अरबी और फ़ारसी ध्वनियाँ हैं। ठीक है, यानी कि उर्दू, अगर शुद्ध तौर पे समझ लिया जाए तो क्या है, उर्दू में प्रयुक्त होते हैं। जैसे इसमें अंतर क्या हो जाता है, जैसे आपके सामने लिखा हुआ, हम लोग कहते हैं खाना, खाना हम लोग भोजन को बोलते हैं ना। और यदि इसमें नुक्ता लग जाता है तो एक खाना हम लोग और भी बोलते हैं कि अलमारी का खाना है ना, उस खाने में ये रखा हुआ है। ठीक है, ऊपर वाले खाने में ये रखा हुआ है। तो ये क्या है, ये आगत व्यंजन का है खाना। जब हम उस खाने की बात करते हैं तो वो क्या होता है, वो अलमारी का खाना होता है। तो यहाँ नुक्ता का प्रयोग होता है। अब जैसे हम लोग कहते हैं ज़रा खिसक जाइए, ठीक है, तो ज़रा खिसक जाइए में क्या है, ये ज़रा क्या है, हम लोग उनको ज़रा नहीं बोलते, हम लोग ज़रा बोलते हैं, बुढ़ापा बोलते हैं, है ना। तो बुढ़ापा नहीं, हम लोग क्या, ज़रा जो ये होता है, जो थोड़े के लिए हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं ज़रा खिसक जाइए, तो ये ज़रा जो है ये क्या हो, इसका मतलब होता है थोड़ा, जिसमें नुक्ता लगा रहता है। और जो हम ऐसे बिना नुक्ता का ज़रा बोलते हैं वो क्या होता है, वो बुढ़ापा होता है। उसका मतलब क्या होता है, बुढ़ापा। ऐसे ही सामने आपके लिखा हुआ है फ़न और फ़न में, तो फ़न क्या है, फ़न एक सांप का फ़न होता है। ठीक है, सांप का फ़न जो है होता है। और फ़नकार, जब हम कहते हैं वाह क्या फ़नकार है, तो फ़नकार मतलब क्या होता है, वो फ़न होता है जिसके नीचे नुक्ता लगा रहता है, वो फ़न होता है हुनर। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा
कि जो ये आगत व्यंजन हैं इनके प्रयोग से अर्थ ही चेंज हो जाता है। ठीक है, अब ये क्या है, अपने अभी शब्द इसके बाद जो चैप्टर पढ़ेंगे यदि हम, तो शब्द पढ़ेंगे, संधि पढ़ेंगे, इससे बाद शब्द पढ़ेंगे। तो संधि और शब्द में क्या है, हम जब शब्द देखेंगे तो शब्द में क्या देखेंगे कि ये कहाँ से, हमारी हिंदी में मालूम है बहुत ज़्यादा सब विदेशी शब्द बोले जाते हैं, सब पुर्तगाल के, उस दिन भी हमने बात की थी। सबसे ज़्यादा यदि बोला जाता है तो क्या बोला जाता है, फारसी बोला जाता है। जैसे हम बोलते हैं क्या, हिंदी शब्द क्या है, हिंदी शब्द ही फारसी शब्द है। अगर हम हिंदी की बात करें तो ये भी शब्द क्या है, फारसी शब्द है। तभी जब हम लोगों की लड़ाई होती है या कुछ होती है तो हम लोग क्या कहते हैं, ज़्यादा फारसी ना झाड़ो यार। तो ठीक है, ये फारसी क्या है, हिंदी शब्द भी फारसी है। तो यदि पूछ दिया जाए तो यहाँ पे क्या, हिंदी क्या है, फारसी शब्द है। तो ये हम सब आपको बाद में अभी शब्द वाले टॉपिक में क्लियर करेंगे कि दिल, गुलाब, सरकारी, नौकरी के लिए हम लोग हैरान है ना, तो सरकारी, तो ये क्या है, ये सब जो हैं ये सब फारसी शब्द हैं जो बिल्कुल ऐसे प्रयुक्त हो रहे हैं हिंदी में, हिंदी की तरह बोले जा रहे हैं। अब ये कुछ जो है अरबी शब्द अलग से लिख दिए हैं, कुछ फारसी लिख दिए हैं। अखबार, आज़ाद, इंसाफ, कागज़ और ख़बर, ये क्या अरबी हैं, कभी कोई पूछ देते हैं। और प्रमुख क्या हैं, फारसी शब्द ये हैं, ज़मीन और सफ़ेद। तो इसमें हमने देखिए, इसमें हमने रा आपको नहीं पढ़ाया अभी, रा वर्ण, जैसे रा जो है नहीं पढ़ाया है। तो रा है क्या, रा जो है रेफ वाली रा होती है, एक होती है क्या, रेफ वाली रा होती है। तो एक होती है, जैसे ये हमने कहा उर्फ, तो ये जो है रेफ वाली रा है। और ये हमने कहा तो ये क्या है, ये भी एक रा होती है। ठीक है, ये पदेन रा होती है। और एक ट्रक में लगती है रा, ये क्या होती है। तो इन पे सब पे चर्चा करेंगे, कब करेंगे, अब देखिए यहाँ पे चर्चा कर देते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इन पर चर्चा करेंगे तत्सम तद्भव वाले में, वहाँ पे इसका सबसे ज़्यादा यूज आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो मित्रों इसको हम बाद में रा को कवर करेंगे, लेकिन आपको करना क्या है, अब आपको सबसे पहली बात कि यदि इसके बाद संधि हम पढ़ाएंगे तो आपको इसका दूसरा वीडियो जो स्वर वाला है, स्वर संधि पहले पढ़ाएंगे, तो आपको दूसरा वीडियो एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार समझ नहीं आया कायदे से पढ़ लेना है आपको। और मुझे नहीं लगता है कि आप पढ़ेंगे एक दो बार समझ में नहीं आएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। और यदि आप स्वर वाला पढ़ लेते हैं ना तो आपकी दिक्कत कतई नहीं होगी स्वर संधि में, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ठीक है, तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके दूसरे मित्रों को भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।